नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में न्यूमेरिकल पोर्शन को हम कवर कर रहे थे, उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 25 ओम और कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा। एक्सल का मान पूछा गया है। प्रतिबाधा जो है वो 25 ओम दिया गया है और रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम दिया गया है। अब यहाँ से फार्मूला हम लगाएंगे कि Z² इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस एक्सल का स्क्वायर। चूँकि अगर स्क्वायर यहाँ हम लगाएंगे, Z पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि Z का मान देखिए 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू R², तो R का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस एक्सल हमें कैलकुलेट करना है तो एक्सल का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्सल का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 और ये इधर जाएगा तो माइनस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब एक्सल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625 माइनस 225 400 हो जाएगा और 400 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन थ्योरी पार्ट है और बाइंडिंग चैप्टर से इसमें सीखना है कि किस पार्ट को क्या हम कहेंगे। निम्नलिखित आकृति एक दिशीय फेरा परिवेष्ट सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग को दर्शाया गया है। आकृति में एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग का क्या नाम है। ये वाले एक्स से जो इंडिकेट किया गया है इसे हम क्या कहते हैं। इसमें प्रश्न जो बनते हैं जनरली 3 प्रश्न इसमें आएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि क्वाइल नंबर 1 और क्वाइल नंबर 2, दो क्वाइल दिखाई गई है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है फ्रंट पिच, एक होता है बैक पिच और एक होता है रिजल्टेंट पिच। अब रिजल्टेंट पिच पे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो क्वाइल नंबर 1 का पहला सिरा और क्वाइल नंबर 2 का भी पहले सिरे के बीच की डिस्टेंस को हम रिजल्टेंट पिच कहते हैं, जैसा कि ये प्रश्न में पूछा गया है और इसी पार्ट को एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो एक्स वाला पार्ट जो है वो रिजल्टेंट पिच को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें दूसरा क्या होगा कि क्वाइल नंबर 1 का सेकंड सिरा और क्वाइल नंबर 2 का भी सेकंड सिरा के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, तो यह भी रिजल्टेंट पिच ही होगा। क्लियर। अब इसमें बैक पिच क्या होता है, तो किसी एक क्वाइल का प्रथम एक्टिव पार्ट और उसी क्वाइल का दूसरा एक्टिव पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बैक पिच होता है। इसके बाद फ्रंट पिच आता है। तो फ्रंट पिच क्या होता है, तो क्वाइल नंबर 1 का सेकंड एक्टिव पार्ट और क्वाइल नंबर 2 का फर्स्ट एक्टिव पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रंट पिच होता है। फिलहाल यहाँ रिजल्टेंट पिच का पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको फ्रंट पिच, बैक पिच और रिजल्टेंट पिच क्लियर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान 15 मिली एम्पियर है तो इसका औसत मान क्या होगा। इसका औसत मान पूछा गया है। अब यहाँ से हम पहले आरएमएस मान के रूप में हम फार्मूला रखेंगे। तो करेंट का अगर हम आरएमएस मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपान √2 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंट का मैक्सिमम मान निकालेंगे तो आई मैक्स इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा। अब आई आर एम एस का मान देखिए 15 मिली एम्पियर दिया है तो 15 मिली एम्पियर इंटू 1.414 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब जब इसमें इंटू करेंगे
तो ये हमारा क्या हुआ, करंट का मैक्सिमम मान हो गया। अब हमें एवरेज मान चाहिए, तो करंट का एवरेज मान इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 0.637 इंटू करंट का मैक्सिमम मान, और करंट का मैक्सिमम मान इतना आया हुआ है, तो 15 मिली एम्पियर इंटू 1.414 हो जाएगा। जब इसमें कंप्लीट आप इंटू करेंगे इतने में, तो आपका जो गुणनफल आएगा वह 13.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब मिली कैसे आया, क्योंकि ये 15 मिली एम्पियर पहले से था, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगा 13.5 मिली एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी सामग्री और अनुप्रस्थ कांट वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जो इसे 3 गुना लंबा हो। अब रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का दिया है, उसी मटेरियल का ये दूसरा वायर भी बना है, और अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल इसका पूछा गया है, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल। अब इस वायर को क्या किया जा रहा है कि 3 गुना किया जा रहा है, तो फार्मूला R इक्वल टू रो एल अपान ए। आर रजिस्टेंस है, रो जो है अनुप्रस्थ कांट का विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और उस कंडक्टर की लंबाई एल है, और उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल ए है। अब इस रजिस्टेंस और इस लंबाई में आप देखेंगे तो रिलेशन कैसा है, समानुपात का है। इसका मतलब है कि जितना आप लंबाई को घटाए बढ़ाएंगे उसी रेशियो में रजिस्टेंस भी घटे बढ़ेगा। तो प्रश्न में कहा है कि लंबाई को 3 गुना किया जा रहा है, तो अगर लंबाई को 3 गुना करेंगे तो रजिस्टेंस भी 3 गुना होगा। इसका मतलब है कि अगर न्यू रजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस, ये ओल्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस का मान कितना था, 4 था, तो ये 4 तिहाई 12 ओम न्यू रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग का रेटेड मान क्या होगा, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट का मान पूछा गया है, जिसकी रेटिंग 25 kVA है, और इसका जो वोल्टेज का रेशियो है वह 2200/220 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें सेकेंडरी करंट हम निकालेंगे, I2 इक्वल टू निकालते हैं तो kVA अपन सेकेंडरी की वोल्टेज। अगर सेकेंडरी की हम करंट निकालेंगे तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी हमें लेना पड़ेगा। अगर इसी प्रश्न में प्राइमरी वाइंडिंग की करंट पूछता तो I1 इक्वल टू kVA रेटिंग सेम रहता अपन प्राइमरी की वोल्टेज हम ले लेते। अब यहाँ पे हमें सेकेंडरी करंट निकालना है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और kVA देखिए दिया है 25 किलो का मतलब है 1000 अपान सेकेंडरी वोल्टेज देखिए यहाँ पे दिया है 220 सेकेंडरी वोल्टेज है, और 2200 जो है वो प्राइमरी वोल्टेज है। चूँकि यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज हम रखेंगे, क्योंकि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट निकालना है, इसीलिए ये करेंगे। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 25 पे 00 अपान 22। जब आप इसमें भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वह 113.64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर कॉपर लॉस और लौह हानि क्रमशः 6400 वाट और 5000 वाट है। आधे लोड पर कॉपर लॉस और लौह हानि ज्ञात करना है। देखिए कॉपर लॉस और एक हो जाएगा आयरन लॉस। अब क्या है कि कॉपर लॉस जो होता है वह लोड डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉपर लॉस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे लोड घटता जाता है वैसे कॉपर लॉस घटता जाता है। इसीलिए कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आयरन लॉस जो होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है, लोड के अकॉर्डिंग, मतलब ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है, हर समय ये कांस्टेंट रहता है, एक ही मान होता है। लोड डिपेंडेंट लॉस नहीं है कौन सा, आयरन लॉस।
इसमें दूसरा कंडीशन होता है कि ट्रांसफार्मर यदि मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क करता है तो उस केस में कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि ट्रांसफार्मर की जो कार्य क्षमता है वह अधिकतम पे वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर लॉस जो दिया गया है 6400 दिया गया है। अब 6400 दिया गया है, तब इस पे लोड जो है वो हाफ हो गया, आधा लोड हो गया, तो फिर कॉपर लॉस क्या होगा, तो आधा हो जाएगा यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। आप 4 से इसमें भाग करेंगे तो 16 वाट कॉपर लॉस हो जाएगा, जैसा कि थर्ड नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं। चूँकि आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है, तो यह लोड फुल लोड हो या आधे लोड हो या जीरो लोड हो, सब कंडीशन में सेम ही होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आयरन लॉस जो होगा वो 5000 वाट ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और 220 वोल्ट का विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ ईबी का मान है और 220 वोल्ट डीसी मोटर के द्वारा अर्थ धारा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आर्मेचर का रजिस्टेंस आई आर ए जो है वह 0.5 है और ईबी का जो मान है बैक ईएमएफ वह 200 वोल्ट है और टर्मिनल वोल्टेज जो है वीटी वह 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें करंट ज्ञात करना है। अब मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जो फार्मूला बनता है वो वीटी इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए हो जाता है। अब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 220 दिया गया है, बैक ईएमएफ जो है वो 200 दिया गया है, प्लस आइए हमें कैलकुलेट करना है और आर्मेचर रजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब इस 200 को इधर लेके आएंगे तो ये 220 में से 200 माइनस हो जाएगा तो ये केवल 20 हो जाएगा, इक्वल टू आई ए इंटू 0.5। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू 200 अपन 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। अब ये 5 चौका 20 40 हो जाएगा, यानी आई ए का जो मान हुआ वह 40 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 40 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये फार्मूला जो है जनरेटर के केस में सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, मोटर के केस में ये प्लस रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 4% की स्लिप पर चल रहा है, मोटर की गति की गणना करें। मोटर की स्पीड कैलकुलेट करनी है, 4 पोल की मोटर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और स्लिप का जो मान है वो 4% है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब 120 F जो है फ्रीक्वेंसी 50 है, पोल की संख्या 4 है, 4 तिहाई 12 3 5 15 है, यानी NS सिंक्रोनस स्पीड का जो मान हुआ वो 1500 हुआ। अब ये सिंक्रोनस स्पीड का स्लिप जो है वो 4% है, तो इसका हम 4% निकाल देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मोटर की एक्चुअल स्पीड निकालेंगे, तो मोटर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वह रोटर की ही स्पीड होती है। तो रोटर स्पीड इक्वल टू हम कर देंगे सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लिप। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हमने निकाला था 1500 माइनस स्लिप जो हमें मिला वह 60 का मिला, इक्वल टू जब माइनस करेंगे 1500 माइनस 60 तो ये 1440 हो जाएगा। स्पीड जो होती है वह RPM में होती है, तो 1440 उस मोटर की एक्चुअल स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी भी मोटर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वही रोटर की स्पीड मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि दो ज्यावक्रीय तरंग से अलग अलग प्रत्यावर्ती धाराओं में RMS मान 5
और 7.5 एम्पियर है और इनमें से 50 हर्ट्ज की समान आवृत्ति है, इससे अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे करंट के दो मान दिए गए हैं, 5 एम्पियर और 7.5 एम्पियर और आरएमएस मान के रूप में हैं, तो इसमें अधिकतम मान पूछा गया है। तो करंट का आरएमएस मान इक्वल टू हम निकालेंगे तो आरएमएस इक्वल टू आई मैक्स अपान √2 हो जाएगा। अब यह आई मैक्स हम निकालेंगे तो आई आर एम एस इंटू √2 का मान 1.414 रख देंगे। आई आर एम एस का मान देखिए फर्स्ट में दिया है 5 एम्पियर इंटू 1.414 रख देंगे। जब इसमें हम इंटू करेंगे तो ये जो इंटू आएगा वह 7.07 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी करंट के आरएमएस मान जो दिया है 7.5 पर भी हम मैक्सिमम मान निकाल लेंगे। सेम ये वाला कंडीशन यहाँ वाला लगा देंगे कि आई मैक्स इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2 का मान 1.414 हो जाएगा। आई आर एम एस का मान यहाँ पे सेकंड वाला लेंगे 7.5 इंटू 1.414। जब इसमें इंटू किया जाएगा तो ये 10.60 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 7.07 और 10.605 यानी ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 100 ओम प्रतिरोध पर 115 वोल्ट आरएमएस मान का 60 हर्ट्ज वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज के लिए सही समीकरण क्या होगा। अब ये वोल्टेज का जो मान दिया गया है ये आरएमएस मान है। अब हमारा जो इक्वेशन होता है कि V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, तो वोल्टेज का यहाँ हमें मैक्सिमम मान चाहिए। तो मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स अपान √2 करना पड़ेगा। तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान वी मैक्स इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2 करेंगे। तो वोल्टेज का आरएमएस मान यहाँ पे दिया है 115 इंटू √2 का मान 1.414 हो जाएगा। जब इसमें हम इंटू करेंगे तो ये जो इंटू आएगा 162.6, इसको राउंड फिगर में हम 163 मान सकते हैं। क्लियर। तो 163 जो आया वोल्ट ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान हुआ। अब हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 पाई का मान 3.14 और इंटू एफ फ्रेक्वेंसी जो है क्वेश्चन में दिया गया है 60। जब इसमें हम इंटू करेंगे तो इंटू जो हमारा भाग गुणनफल आएगा वह 376.66 आएगा। अब इसको भी हम राउंड फिगर में कितना मान सकते हैं 377 मान सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में रखेंगे तो V इक्वल टू वी मैक्स का मान हमने क्या निकाला 163 निकाला। तो 163 साइन ओमेगा का मान हमने क्या निकाला तो 376 निकाले थे, इसी को राउंड फिगर में हम 77 माने थे 377। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो मान आया था वह 376.66 आया था, इसको राउंड फिगर में हम 377 मानेंगे तो 377 टी हो जाएगा। अब यही देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।